Good morning, all of you. Today's our topic is formation of company, chapter various stages. इस टॉपिक में हम इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन का कंसेप्ट रीड करेंगे. The second stage of the formation of a company is incorporation or registration of a company. Under this, after performing certain initial activities, documents are to be submitted in the office of the registrar. एक कंपनी के फॉर्मेशन की जब बात की जा रही है तो वहाँ पर कंपनी को रजिस्टर्ड कराना पड़ता है रजिस्ट्रार के पास जाकर, और जो भी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सबमिट कराने पड़ते हैं रजिस्ट्रार के ऑफिस में. Thereafter, a certificate of incorporation is received after deposit a certain fees. एक फ़ीस जो आपको रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए पे करनी पड़ेगी, उसके बाद ही क्या होगा कि आपका एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन का. एक कंपनी कम इनटू एग्जिस्टेंस ओनली आफ्टर इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन. कंपनी जो है एग्जिस्टेंस में तभी आ सकती है जब वो रजिस्ट्रेशन करा लेती है. Till the time company is not incorporated, it cannot be called a company from the legal point of view. तब तक जब तक रजिस्टर्ड नहीं करा लिया जाता, इनकॉर्पोरेटेड नहीं हो जाती है, तब तक उसको कंपनी को लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी नहीं कहा जा सकता. द प्रोसीजर ऑफ incorporating a company can be divided into following parts. अब जो प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, तो उसमें जो ये नीचे आपको पॉइंट दिए गए हैं, तो ये सारे पॉइंट जो हैं वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे. सबसे पहले क्या है, प्रिलिमिनरी एक्टिविटी. रजिस्ट्रार के पास जो भी एक्टिविटी हम करवाने जा रहे हैं, जो भी रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हैं, उससे पहले हमको प्रिलिमिनरी एक्टिविटी को पूरा कर लेना है, जिसमें क्या क्या आता है, रजिस्टर्ड का ऑफिस, नेम डिसाइड करना कंपनी का. तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं नीचे दिए गए हैं, वो सब पॉइंट इसके अंदर आते हैं. तो पहला पॉइंट जो है वो है रजिस्टर्ड ऑफिस. रजिस्टर्ड ऑफिस में आप देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ डिसाइडेड दैट इन विच स्टेट द कंपनी इज़ रजिस्टर्ड. सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपने कंपनी जो है कहाँ, कौन से स्टेट में रजिस्टर्ड करवानी है. वहीं रजिस्टर्ड करानी पड़ती है जहाँ उसका हेड ऑफिस होता है. मींस जहाँ उसका कंपनी का मेन ऑफिस है, जिस स्टेट में मेन ऑफिस होगा उसी स्टेट में ही उसको रजिस्टर्ड कराया जाएगा. ये डिसीजन जो है प्रमोटर के द्वारा लिए जाते हैं कि रजिस्टर्ड कौन से ऑफिस में स्टेट में करानी है. बस ये देखना होता है आपको कि जिस में उसका हेड ऑफिस होता है रजिस्टर्ड, वहीं कराया जाता है. सेकेंड हमारा पॉइंट है टू डिसाइड द नेम ऑफ द कंपनी. अब देखो रजिस्टर्ड कराने की बात हो गई कि हाँ इस जगह पर होगा, तो दूसरे नंबर पे जो आती है बात वो है कि नेम डिसाइड करना. कंपनी का नेम डिसाइड करना कि क्या नाम जो है रखा जाए कंपनी. जो नाम रखा जाएगा उसी को ही रजिस्ट्रार के ऑफिस में जो है सबमिट कराया जाएगा, रजिस्ट्रेशन उसी का ही कराया जाएगा. For deciding the name of the company, it should be confirmed from the registrar office whether the permission for the name can be granted or not. Though the name of company is selected by its owner, yet it should be accordance with the section 20 of the Indian Company Act. नाम कोई भी उसके ओनर के द्वारा जो है डिसाइड किया जा सकता है, लेकिन ये ध्यान में रखना होगा कि जो इंडियन कंपनी एक्ट है उसकी जो सेक्शन है 20, उसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए नेम. और नेम के साथ किसी और कंपनी के साथ मिलता जुलता नहीं होना चाहिए, सिमिलर नेम नहीं होना चाहिए जिस पे ऑब्जेक्शन उठाया जा सके. और ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जैसे गवर्नर, जो गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करते हैं, या हम कह सकते हैं एम्पेयर. तो इस टाइप के नाम जो है वो यूज़ नहीं करने चाहिए. प्राइवेट कंपनी के साथ प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लिखा होता है, और पब्लिक कंपनी के केस में ओनली लिमिटेड वर्ड जो है लिखा होता है. थर्ड हमारा है पॉइंट टू गेट लाइसेंस.
टू गेट लाइसेंस अंडर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, गवर्नमेंट ने ये एक्ट पास किया था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के रेगुलेशन के कारण या डेवलपमेंट के कारण 1953 में। इसमें कुछ अमेंडमेंट्स भी किए गए थे। 1951 में ये एक्ट बना था और 1953 में इसमें कुछ सुधार किए गए थे। कोई भी कंपनी जब स्टार्ट होने जाती है तो उसको इस एक्ट के अकॉर्डिंग, एक्ट के अंडर लाइसेंस जो है लेना कंपलसरी होता है। देन एन एप्लीकेशन शुड बी सेंट और प्रिस्क्राइब फॉर्म टू गेट सच ए लाइसेंस। अब लाइसेंस लेने के लिए भी क्या है, आपको एप्लीकेशन लिखनी होगी। सच एप्लीकेशन शुड बी सेंट टू सेक्रेटरी, और ये एप्लीकेशन जो है वो सेक्रेटरी को सेंड करनी होगी, जो कि ट्रेड इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली के अंडर जाती है। फोर्थ हमारा पॉइंट आता है टू मेक नेसेसरी अपॉइंटमेंट। अब देखिए कंपनी खोलने जा रहे हैं तो क्या है, आपको नेसेसरी अपॉइंटमेंट्स भी करनी होंगी। जो भी ब्रोकर है हमारा, पर अंडर राइटर हैं, बैंकर हैं, लीगल एडवाइज़र हैं, ऑडिटर कौन होगा, तो वो सारे जो हैं अपॉइंट करने पड़ते हैं, क्योंकि उनके नाम जो हैं आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में पहले से ही देने पड़ते हैं कि कौन कौन पर्सन हमारे क्या क्या पोस्ट पर हैं, तो उन अपॉइंटमेंट्स को आपको करना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट हमारा है टू गेट द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, दो ही हमारे डॉक्यूमेंट हैं, इनको प्रिपेयर करना होता है और प्रिंटेड करना है, और उसकी कॉपी जो है उसके साथ रजिस्टर कराते वक्त लगानी पड़ती है। सेंडिंग एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार। अब जब सारी प्रिलिमिनरी एक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी तो आपको क्या करना है कि प्रमोटर के द्वारा जो है एक एप्लीकेशन लिखी जाती है और उसको सेंड किया जाता है रजिस्ट्रार के ऑफिस में। जो भी कंपनी रजिस्टर कराने जाती है उसको ये काम, एप्लीकेशन जो है वो देनी पड़ती है। नेक्स्ट हमारा है डॉक्यूमेंट टू बी फाइल्ड विद रजिस्ट्रार। Along with the application, the following documents are to be filed. रजिस्टर कराने के लिए रजिस्ट्रार के पास आपको डॉक्यूमेंट जो हैं वो सबमिट कराने पड़ते हैं, एक फ़ाइल लगानी पड़ती है जिसमें हम कह सकते हैं कि हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आता है, डायरेक्टर्स की लिस्ट आती है, रजिस्टर्ड ऑफिस का नेम एंड एड्रेस आता है, और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि जो डायरेक्टर्स थे, अंडरटेकिंग के वो जो पर्सन है, उनका रिटन कंसेंट आता है। तो ये जो हमारे हैं कि हमको डॉक्यूमेंट ये जमा कराने पड़ते हैं। तो सबसे पहले हमारा है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। देखेंगे कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। नो कंपनी कैन बी इनकॉर्पोरेटेड विदाउट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कोई भी कंपनी बिना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के रजिस्टर्ड नहीं कराई जा सकती, क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर कंपनी के ऑब्जेक्टिव, कंपनी की अथॉरिटी, लिमिट ऑफ अथॉरिटी जो है वो डिटरमाइन की गई होती है। क्योंकि कंपनी ये बता सकती है, हम मतलब कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से देखकर ये पता चल जाता है कि कंपनी किस लिए बनाई गई है, उसका मेन पर्पज़ क्या है, उसको उसकी क्या लिमिटेशंस है, मीन्स किस दायरे में रहकर उसको काम करना है। तो ये सारे पॉइंट जो हैं वो पहले से ही बता दिए जाते हैं। तो ये जो है रजिस्टर्ड कराते वक्त जो है इसको रजिस्ट्रार के पास फाइल जमा ज़रूर करानी होती है। कंपनी, इन पब्लिक कंपनी मिनिमम 7 एंड इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 2 पीपल शुड साइन द डॉक्यूमेंट। तो पब्लिक कंपनी के केस में 7 पर्सन के मिनिमम 7 पर्सन होने चाहिए। प्राइवेट कंपनी के केस में 2 पर्सन होने चाहिए। तो उनके सिग्नेचर जो हैं वो जो है इस पर कराए जाते हैं, और जो पर्सन सिग्नेचर करता है उसके पास कम से कम 1 शेयर जो है वो परचेज इसका करता है। दिस शुड कैरी द नेसेसरी स्टैम्प ऑल्सो, और इसके ऊपर जो है कंपनी की जो स्टैम्प है वो भी लगानी होती है। नेक्स्ट हमारा है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आप देख सकते हैं in these documents the rule or mentioned for fulfilling the objective mentioned in the memorandum of association and to run the company in a proper manner।
द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन शुड बी प्रिंटेड एंड डिवाइडेड इन पैराग्राफ। अब जो रूल मेंशन किए गए हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कंपनी के रूल्स हैं, रेगुलेशन हैं, उसके बारे में लिखा होता है कि क्या रूल हैं जिसको वो अपने बिजनेस में, कंपनी में फॉलो करेगी। इसको भी क्या है, प्रिंटेड करा लिया जाता है और पैराग्राफ में डिवाइड किया जाता है, जिससे कि इसको पढ़ने में इजी हो। और इसमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के लिए जो है टेबल ए को फॉलो किया जाता है। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं बनाया गया है तो टेबल ए को फॉलो किया जाता है। जब भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन रजिस्ट्रार के पास फाइल कराते हैं, तब क्या होता है कि रजिस्टर्ड विदाउट द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन शुड बी मेंशन्ड। सेंडिंग द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द टू द रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार को सेंड करना पड़ता है। रजिस्टर्ड विदाउट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के जो है अगर भेजा गया है तो उस पर लिख देना चाहिए कि ये बिना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के है, क्योंकि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के एब्सेंट में हम क्या है, टेबल ए को फॉलो करते हैं। तो वही चीज़ कि लिख देना चाहिए कि हम टेबल ए को फॉलो कर रहे हैं, मतलब कि ये बिना विदाउट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वाली है। और अगर आप आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को फॉलो कर रहे हैं तो वो क्या है, विद वाली है। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है थर्ड, इन्फॉर्मेशन अबाउट रजिस्टर्ड ऑफिस। अब कंपनी का हेड ऑफिस जो है, रजिस्टर्ड ऑफिस जो है, वो कहाँ पर होता है, जिस जगह पर होगा, जिस उसी स्टेट में ही उसका रजिस्टर्ड ऑफिस को जिस स्टेट में रजिस्टर्ड ऑफिस है उसी जगह पर ही इसको रजिस्ट्रार कराना पड़ता है। उसी जगह के रजिस्ट्रार का ऑफिस में आपको रजिस्ट्रार कराना पड़ेगा। रजिस्टर्ड ऑफिस हेड ऑफिस मीन्स जहाँ पर कंपनी के मेन काम कंप्लीट होते हैं, ऐसी जगह जो उसकी मेन है, हेड ऑफिस जिसको हम कहते हैं। तो जिस जगह पर वो जिस स्टेट में वो रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, वहीं पर ही कंपनी को रजिस्टर्ड कराने के लिए उसी स्टेट के रजिस्ट्रार के पास 30 दिन के अंदर जो है इन्फॉर्मेशन दे देनी चाहिए। जैसे आपने आज बिजनेस स्टार्ट करने की बात करी, आज आपने जगह ले ली, जो भी सेटिंग कर ली है कंपनी की, तो 30 दिन के अंदर जो है रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी होता है। ये इन्फॉर्मेशन बतानी होती है। रजिस्ट्रार के पास आपने बाकी डॉक्यूमेंट जमा करा लिए तो 30 दिन के अंदर जो है आपको बतानी पड़ेगी जगह कि हमने कौन सी जगह पे उसका हेड ऑफिस लिया है, उसका ऑफिस का क्या एड्रेस है, क्या इन्फॉर्मेशन जो है रिलेटेड देनी पड़ेगी। नेक्स्ट है हमारा लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स। अब इसके डायरेक्टर्स कौन कौन हैं, उनके नाम, उनके एड्रेस जो हैं वो भी देने होंगे। और प्राइवेट कंपनी के केस में जो है इस इन्फॉर्मेशन को देने की नीड नहीं होती है। फिफ्थ पॉइंट हमारा है रिटन कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स की रिटन कंसेंट मीन्स सहमति भी क्या है, उस जो फार्म था या हम कह सकते हैं कि जो भी फॉर्म फिल किया गया था उसके साथ जो है भेजनी होती है। लेकिन प्राइवेट कंपनी केस में ये भी भेजने की नीड नहीं होती है। नेक्स्ट हमारा है पॉइंट अंडरटेकिंग रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन शेयर्स। अब ये क्या है क्वालिफिकेशन शेयर्स, ध्यान से देखेंगे। क्वालिफिकेशन शेयर क्या है, इट रेफर टू दो शेयर विच अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट द डायरेक्टर आर रिक्वायर्ड टू बाय एंश्योरिंग टू हैव सम स्टेक इन द प्रपोज्ड कंपनी। उन शेयर से है जो डायरेक्टर्स की सहमति या डायरेक्टर्स की हम कह सकते हैं कि पार्टिसिपेशन जो है उनका दिखाता है। और उनके द्वारा ये परचेज़ करने ज़रूरी होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है क्वालिफिकेशन शेयर्स वो शेयर हैं जो कि डायरेक्टर्स के द्वारा परचेज़ किए जाते हैं, ताकि पहले जो है वो डायरेक्टर्स को इसके लिए पेमेंट भी करनी पड़ती है। लेकिन प्राइवेट कंपनी के केस में ये शेयर्स की नीड नहीं होती है डायरेक्टर्स को परचेज़ करने की। सेवेंथ पॉइंट हमारा है प्रीलिमिनरी एग्रीमेंट विद मैनेजरियल पर्सनल। इफ़ द कंपनी इज़ मैनेज बाय डायरेक्टर, कंपनी जो है डायरेक्टर के द्वारा या मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजर के द्वारा, सेक्रेटरी के द्वारा, ट्रेजर के द्वारा
मैनेज की जा रही है, तो उसकी एक कॉपी जो है कॉन्ट्रैक्ट की वो भी रजिस्ट्रार के ऑफिस में जो है फाइल करानी होती है। प्राइवेट कंपनी के केस में ये भी नीड नहीं होती है। नेक्स्ट है हमारा स्टैच्यूटरी डिक्लेरेशन। स्टैच्यूटरी डिक्लेरेशन मतलब कि इसकी जो लीगली हम जो है डिक्लेयर कर देंगे कंपनी एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी। स्टैच्यूटरी डिक्लेरेशन इज द एडिड टू द रजिस्ट्रार इंडिकेट दैट ऑल द स्टैच्यूटरी ऑब्लिगेशन हैव बीन कंप्लीटेड। तो यहाँ पर एक रजिस्ट्रार के पास जो भी इंफॉर्मेशन भेजी गई है उनको लीगल जो करवाने के लिए जो है स्टैच्यूटरी डिक्लेरेशन देने के लिए जो किया जाता है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि लीगल बनने से पहले एक बार डिक्लेयर कर दिया जाता है कि हम ये कंपनी जो है बनाने जा रहे हैं, ताकि कोई भी ऑब्जेक्शन होता है तो वो पहले ही उठ जाए। बाद में बनने के बाद उठेगा तो वो दिक्कत नहीं करेगा, क्योंकि पहले जो उठ गया तो वो कंपनी को रजिस्टर्ड होने में कोई भी बाधा बन रहा है तो पहले अगर बाधा बन जाएगा तो वहीं पर काम रोका जा सकता है, बनने के बाद जो है कुछ नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए स्टैच्यूटरी डिक्लेरेशन जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है पेमेंट ऑफ प्रेस्क्राइब्ड फीस। अलोंग विद द अबोव डॉक्यूमेंट ए प्री डिटरमाइंड फी इज ऑल्सो सेंड टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। अब देखो कोई ना कुछ फीस तो है वो सेंड करनी पड़ती है, तो कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग सेक्शन 611 में जो है फ़ीस के बारे में जो बात कही गई है, तो उस फीस को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को है डिपॉजिट कराना पड़ता है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहाँ से लेगी? आरबीआई के अकाउंट में डलवाएगी, तो यही चीज़ करवाई जाती है। द रेट ऑफ फी आर गिवन इन 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कंपनी एक्ट। इसमें के जो है कुछ रेट अलग अलग दिए गए हैं कि किस कंपनी के केस में कितनी फ़ीस लगेगी। तो इस टाइप से जो फ़ी है वो आपके बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अकॉर्डिंग टू पॉइंट ऑफ व्यू होगी, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपको फ़ीस सबमिट करानी पड़ती है, डिपॉजिट करानी पड़ती है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द अबोव फॉर्मेलिटीज़ द रजिस्ट्रार चेक एंड इंस्पेक्ट द डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। अब जब आपने फॉर्मेलिटी सारी पूरी कर दी हैं तो रजिस्ट्रार क्या करेगा? आपके डॉक्यूमेंट जो आपने सबमिट कराए थे उसको चेक करेगा, उसको इंस्पेक्शन करेगा उनकी। अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है तो वो आपको एक जो ऑफिस है आपका जो वो है कि रजिस्टर्ड कर देगा, मीन्स आपको सर्टिफिकेट दे देगा रजिस्ट्रेशन का, इनकॉर्पोरेशन का। तो और एक आपको CIN नंबर देता है। CIN नंबर क्या होता है? CIN नंबर मतलब कि जिस आपकी कोई कंपनी बनाई गई है तो उस कंपनी का आइडेंटिटी नंबर जो है वो दे दिया जाता है। जैसे कि ट्रेड करने का नंबर होता है टिन, तो ऐसे ही कंपनी का बनाने का नंबर होता है CIN सिन इज इशू टू द कंपनी। ये कंपनी के लिए इशू कर दिया जाता है। अब कंपनी हर बार जब भी कोई भी काम करती है तो यही रजिस्टर्ड नंबर जो है अपना दिखाती है, जो कि उसको इनकॉर्पोरेशन को बताता है। नेक्स्ट हमारा आता है इफेक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशंस। कंपनी बिकम एन इनकॉर्पोरेटेड एंटिटी। अब देखो इफेक्ट क्या है कॉर्पोरेशन कराने के, कि कंपनी जो है वो क्या बन जाती है? इनकॉर्पोरेटेड बन जाती है। हम उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो वो क्या रजिस्टर्ड हो जाती है। सेकंड हमारा है कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कैन बी प्रेजेंटेड इन कोर्ट एज ए प्रूफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी। कंपनी जो है एक इनकॉर्पोरेशन में हम कह सकते हैं कि एक लीगल आर्टिफिशियल पर्सन बन चुकी है, जिसका जो है अपनी एक आइडेंटिटी है, वो अपने नाम पर जो है काम कर सकती है, उसकी एक अलग एग्जिस्टेंस जो है हम कह सकते हैं कि वो बन जाती है। कोई भी कोर्ट में केस करने के लिए, कोर्ट में कोई भी काम करने के लिए यही ज़रूरी होता है कि वो एक प्रूफ हो गया उसके पास कि वो अब जो है कर सकती है। थर्ड हमारा पॉइंट है कंपनी बिकम एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ एंड इट्स आइडेंटिटी इज कंसीडर्ड फ्रॉम इट्स मेंबर्स। तो ये कंपनी जो है एक आर्टिफिशियल पर्सन बन जाती है, इसका खुद का एक अलग अस्तित्व होता है, ये अपने नाम पर काम कर सकती है, ये अपने नाम पर परचेज कर सकती है, ये अपने सिग्नेचर कर सकती है, मीन्स स्टैंप लगाकर जो है ये सिग्नेचर कर सकती है। नेक्स्ट हमारा आता है इसके बाद कि कंपनी आइडेंटिटी ऑफ कंपनी बिकम परमानेंट। देख सकते हैं आप यहाँ
आइडेंटिटी ऑफ ए कंपनी बिकम परमानेंट, कंपनी की जो आइडेंटिटी है वो भी क्या है, परमानेंट हो जाती है, पहचान बन जाती है। एक मेंबर कितने भी होंगे, आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन कंपनी जो है वो चलती रहती है, उसका एक लीगल परमानेंट एग्जिस्टेंस हो जाती है। नेक्स्ट हमारा है, एक प्राइवेट कंपनी कैन स्टार्ट इट्स बिजनेस जस्ट आफ्टर रिसीविंग द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। एक प्राइवेट कंपनी जो है वो क्या कर सकती है, बिजनेस स्टार्ट जब करती है तो ये रजिस्ट्रार कराने के बाद ही, तुरंत बाद जो है वो कर सकती है स्टार्ट। नेक्स्ट हमारा है कैपिटल सब्सक्रिप्शन का पॉइंट। कैपिटल सब्सक्रिप्शन क्या है, A private company or a public company which does not have share capital can commence its business just after getting incorporated। एक प्राइवेट कंपनी या फिर कोई भी एक पब्लिक कंपनी जो है which does not have share capital, जो कि शेयर कैपिटल नहीं हो उसके पास, फिर भी वो रजिस्ट्रेशन के बाद तुरंत बाद ही अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सकती है। इसमें अब बात आती है कि कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस स्टेज अप्लाई ऑन टू पब्लिक कंपनी विद शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के लिए दो स्टेजें हैं, एक है कैपिटल सब्सक्रिप्शन की और एक है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस स्टेज। तो वो जो है इन पर पब्लिक कंपनी के केस में जो है इम्प्लीमेंट की जाती है। अंडर कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज ए प्रमोटर हैज़ टू परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू कलेक्ट द रिक्वायर्ड कैपिटल। अब जो हमारा प्रमोटर्स हैं उनको क्या है, काम करने के लिए पैसा तो इकट्ठा करना पड़ेगा, तो वो क्या करता है, पैसा इकट्ठा करने के लिए कंपनी के शेयर इशू करता है। कंपनी के शेयर इशू करने के लिए जो है प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है। लोग जो है उस प्रोस्पेक्टस को परचेज करते हैं और उस प्रोस्पेक्टस में अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते हैं, जिसमें ये डिमांड की जाती है कि हमको इस कंपनी के इतने शेयर चाहिए। उसके नंबर्स ऑफ शेयर्स जो है वो राइट करके एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके जो है बैंक में एप्लीकेशन मनी के साथ डिपॉजिट कराया जाता है। जब एप्लीकेशन मनी के साथ डिपॉजिट कराया जाता है तो कंपनी क्या करती है, उन शेयर को अलॉट करती है और जिस पर्सन को कंपनी शेयर देना चाहती है वो जो है उसको देकर तो है उससे रिमेनिंग अमाउंट जो है कैपिटल जो है इकट्ठी कर लेती है। अब वो शेयर होल्डर मीन्स जिसने कंपनी को के शेयर परचेज करने के लिए एप्लीकेशन दी थी वो क्या होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, क्योंकि वो शेयर होल्डर बन चुके, क्योंकि कंपनी ने उनको एग्री कर दिया कि वो उनको शेयर दे देगी। अब शेयर क्या है, एक सर्टिफिकेट है, जैसे कि आपके प्रॉपर्टी के पेपर होते हैं, इस टाइप से आपके शेयर के भी कुछ पेपर्स होंगे जिसके ऊपर आपको लिखा होगा कि आपके 10 शेयर 50 शेयर 100 शेयर आपने कितने शेयर परचेज करे हैं, कि इस पर्सन ने इतने शेयर परचेज किए हैं इस कंपनी के और इतने रुपए के किए हैं और इसको इतने % डिविडेंड जो है वो मिलेगा, या जो भी कंडीशंस होंगी वो जो है लिखी जाती हैं। तो इस टाइप से जब कंपनी के पास अमाउंट आ जाती है तो ये अमाउंट क्या है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन की अमाउंट 120 दिन के अंदर आ जानी चाहिए। अगर कंपनी अपने इशू का 120 दिन के अंदर जो है नई अमाउंट आ सकती तो वो क्या है, उसको वापस करना पड़ता है, सारा जो अमाउंट है वो वापस करना पड़ता है, तो कंपनी अपने शेयर को जो है इशू नहीं कर सकती। और इसमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन की अमाउंट कितनी होगी इसकी इन्फॉर्मेशन भी जो है उसको पहले देनी होती है। देखिए यहाँ लिखा भी है, द कंपनी इशू प्रोस्पेक्टस टू द जनरल पब्लिक 1 कॉपी सेंड टू द रजिस्ट्रार। देखो अब जो प्रोस्पेक्टस छपवाया उसकी कॉपी भी क्या है, रजिस्ट्रार के पास जमा करानी होगी। बैंकर रिसीव एप्लीकेशन फॉर शेयर्स, मैंने बताया था अभी आपको कि बैंकर जो है वो क्या करते हैं, बैंक में पैसा जमा करा दी जाता है, वो रिसीव कर लेते हैं। अगर प्रोस्पेक्टस में लिखी हुई अमाउंट मिनिमम सब्सक्रिप्शन की अमाउंट अगर नहीं आती है तो 120 दिन के अंदर जो है मनी वापस लौटानी पड़ती है, रिफंड करना पड़ता है इसका। तो व्हेन ए पब्लिक कंपनी इनवाइट टू द जनरल पब्लिक to purchase the share of company it cannot allot the share till the time it receive the minimum subscription। वही चीज़ कि जब तक उसको मिनिमम सब्सक्रिप्शन की अमाउंट नहीं मिल जाती है तब तक वो जो है उनको शेयर इशू नहीं कर सकते हैं, नहीं तो बाकी मनी जो है वो उसको वापस लौटानी पड़ती है।
मिनिमम सब्सक्रिप्शन की अमाउंट जो है वो पहले ही उसमें गिवन होती है कि कितनी अमाउंट जो है वो होगी। तो यहाँ पर किन किन ऑब्जेक्टिव के लिए, पर्पज़ के लिए जो है ये मनी कलेक्ट की जाती है वो यहाँ आप देख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ एसेट्स ऑलरेडी परचेज आर टू बी परचेज बाय द कंपनी। जो भी एसेट्स परचेज की गई हैं या करनी हैं या पहले जो परचेज़ किए हैं उनको मनी जो है आपने अभी पे करनी है, आपने क्रेडिट में परचेज़ की हो तो उसके लिए क्या है आपको पेमेंट लगानी पड़ती है। सेकंड, उसके लिए भी आपको जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन की अमाउंट है चाहिए होती है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो काम पहले किए हैं आपने, जैसे रजिस्ट्रेशन कराने से रिलेटेड या फिर डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, इनसे रिलेटेड कामों के लिए भी आपको कुछ मनी खर्च करनी पड़ सकती है, तो उसके लिए भी। एंड थर्ड पॉइंट है कि जो भी ऊपर दो का पर्पज़ के लिए जो आपने काम करने के लिए उधार में पैसा लिया है उस बोरोड मनी को चुकाने के लिए भी क्या है आपको ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन की अमाउंट की नीड होती है। एंड फोर्थ पॉइंट है फॉर वर्किंग कैपिटल, आपका जो रोज़ का काम चलाने के लिए भी क्या आपको मनी की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए भी आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन की अमाउंट पे करनी पड़ती है या इकट्ठी करनी पड़ती है। अगर आपके पास जो है जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन की अमाउंट होती है वो हमेशा कैश में मानी जाती है। अगर कैश नहीं आया है तो वो किसी और रूप में भी ले सकते हैं, बट एक्सेप्ट कैश इज़ नॉट कंसीडर्ड किया जाता है। सिर्फ कैश वाली अमाउंट को ही मिनिमम सब्सक्रिप्शन माना जाता है, ले चाहे लिया जाएगा लेकिन वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। If any company with share capital is not issuing the prospectus, then company must send a statement in lieu of the prospectus to the registrar at least 3 days in advance prior to the first allotment of shares or debenture. After this, the company has to complete the allotment related general procedure like sending allotment letter, issuing share certificate etc. तो इसके बाद ही क्या है, कंपनी जो है जो उसको अमाउंट नहीं मिली है तो वो उसको इशू नहीं कर सकती है। लेकिन अगर मिल जाती है, अगर मान लो कंपनी जो है प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर रही है तो प्रोस्पेक्टस इशू ना करने के बदले में पब्लिक कंपनी के केस में जो है स्टेटमेंट ऑफ लीव ऑफ प्रोस्पेक्टस जो है इशू करना पड़ता है और उसकी कॉपी भी रजिस्ट्रार के पास सेंड करनी पड़ती है। तो यहाँ पर जो बात आती है आगे कि ये जो है हमारा अलॉटमेंट लेटर जो है सेंड किया जाता है, इशूइंग शेयर सर्टिफिकेट जो है वो सेंड किए जाते हैं। तो ये सारे काम जो है वहाँ पर किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस आप देखेंगे ए प्राइवेट कंपनी कैन कमेंस इट बिजनेस इमीडिएटली आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। प्राइवेट कंपनी के केस में कोई पब्लिकली इशू नहीं किए जाते हैं शेयर, इसीलिए वो इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिलते ही तुरंत जो है बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बट ए पब्लिक कंपनी कैन नॉट कमेंस बिजनेस अंटिल इट ऑब्टेन ए सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। लेकिन पब्लिक कंपनी के केस में जब तक उसको सर्टिफिकेट जो है वो कमेंसमेंट का नहीं मिल जाता है तब तक वो जो है बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती है, क्योंकि उसको पहले जो है शेयर इशू करने पड़ते हैं, रजिस्ट्रार के पास जो है प्रोस्पेक्टस जमा कराना पड़ता है। तो ये सारी फॉर्मेलिटीज़ करने के बाद ही वो क्या है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट जो है प्राप्त करती है। ए पब्लिक कंपनी हैज़ टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 149 टू ऑब्टेन ए सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। इफ ए कंपनी हैज़ इशूड ए प्रोस्पेक्टस, Section 149 will be applicable. If it is not issue a prospectus, then Section 149 will be applicable. एक पब्लिक कंपनी जो है वो 149 सेक्शन के अकॉर्डिंग जो है उसको सर्टिफिकेट मिलता है, उसको रूल को फॉलो करने पड़ते हैं। और अगर 140 उसने प्रोस्पेक्टस को इशू नहीं किया है तो 149(2) के अकॉर्डिंग जो है उसको स्टार्ट करने का ऑर्डर मिलता है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट हमारा पॉइंट है, ए कंपनी मस्ट रिसीव द अमाउंट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन विद इन 4 months फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। जिस दिन से प्रोस्पेक्टस इशू किया है उस दिन के, अगर कंपनी जो है प्रोस्पेक्टस इशू कर रही है, इशू करने के वही बात आ गई कि 149(1) के अंदर किया जाएगा। अगर प्रोस्पेक्टस इशू नहीं किया जाता है तो 149(2) के अंदर किया जाता है। अब 149 के अंदर फर्स्ट क्या है पॉइंट कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन की अमाउंट जो है वो 4 month के अंदर मिल जानी चाहिए। किस दिन से? इशू करने की डेट से।
सेकेंड पॉइंट है एवरी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हैज़ पेड टू इट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द शेयर टेकन और कंट्रैक्टेड टू बी टेकन बाय हिम विच ही इज लाइबल टू पे इन कैश द सेम प्रपोर्शन एज ही इज रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट फ्रॉम अदर शेयर होल्डर्स। जब तक कंपनी के जो डायरेक्टर हैं वो खुद के लिए या जो भी उनके द्वारा शेयर लिए गए हैं उसको कैश पेमेंट नहीं करते हैं तो उनको जो है वो मनी नहीं दी जा सकती। जैसे कि और शेयर होल्डर से पैसा ले रहे हैं तो उनको भी जो है वो पे करना ही पड़ेगा। There has been filed with registrar a duly verified declaration by one of the director or secretary that the condition first and second have been complied with। जब तक जो उसके डायरेक्टर हैं या कंपनी का सेक्रेटरी है उसने जो फाइल सबमिट नहीं कराई है, जो ऊपर दो कंडीशन है उसको फुलफिल करके, तो ये जो करवाना ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद है हमारा इन केस ऑफ ए कंपनी नोट इशूइंग द प्रोस्पेक्टस। अब कंपनी जब प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर रही है तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ उसकी जगह पर क्या होगा, इन स्टेटमेंट ऑफ ड्यू और प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है। तो वही स्टेटमेंट ऑफ ड्यू प्रेजेंट करना पड़ता है रजिस्ट्रार के ऑफिस में। तो बाकी वही सेम रहेगी कि एवरी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हैज़ पेड टू इट, वही चीज़ जो पीछे थी कि पे करना पड़ेगा जैसे कि और शेयर होल्डर करते हैं। और वही दो कंडीशन जो ऊपर की हैं उसको कंप्लीट करने के लिए भी डिक्लेरेशन देना पड़ता है। तो सारी फॉर्मेलिटीज़ फुलफ़िल होने के बाद जो है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट जो है वो इशू कर दिया जाता है जब कंपनी सेटिस्फाई होती है। रजिस्ट्रार ऑफिस जो है वो सेटिस्फाई होते हैं तो वो क्या कर देंगे, इशू कर देंगे। नेक्स्ट हमारा आता है मेन डॉक्यूमेंट यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। एक कंपनी के फॉर्मेशन में जो मेन डॉक्यूमेंट यूज़ होते हैं जैसे कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में आई थिंक ये चैप्टर हमारा कंप्लीट भी हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव ए नाइस डे।